Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Amazing Spider-Man. ये मूवी ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक तरीके से स्पाइडरमैन सीरीज का कंप्लीट न्यू रिबूट है। इसके अंदर पूरी तरीके से स्पाइडरमैन की सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके आंट एंड अंकल उसके पास में आए, उसके माता पिता का क्या हुआ, वो सब कुछ हम इस मूवी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है पीटर पार्कर, और ये अपने घर में छुपन छुपाई का गेम खेल रहा होता है। और तभी उसे अपने घर में किसी के होने की आहट आती है, तो वो अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे ही उसके पिता कमरे में आते हैं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी पूरी रिसर्च पूरी तरीके से बिखरी पड़ी मिलती है। तो इस बात को देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर उनके घर में कोई आया है और उसका इरादा इस घर में चोरी करने का था। और तभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते तो उन्हें पता लगता है कि उनका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी भी उनके पास में। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। और तभी रिचर्ड पार्कर और साथ ही मैरी पार्कर अपने बेटे पीटर पार्कर को लेकर अपने आंट एंड अंकल के पास में पहुंचते हैं, जिनका नाम है आंट मे और अंकल बैन। अब वो अपने बेटे की जिम्मेदारी उन दोनों को सौंप कर वहां से निकल जाते हैं। अब आज से यही दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब इस बात को टोटल 15 साल बीत जाते हैं और इसी के साथ अब पीटर पार्कर बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर एक साइंस का स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ने में काफी होशियार होता है। वहीं कॉलेज में कुछ बुली लड़के जिनका नाम था फ्लैश थॉमसन और उसकी पूरी टीम, अब वो पीटर पार्कर को परेशान करने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़के बाहर एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही अब पीटर के पास में उसका कैमरा भी होता है, तो फ्लैश उससे कहता है कि चल पीटर मेरी फोटो खींच इसे परेशान करते हुए। मगर पीटर उसे मना कर देता है और वो कहता है कि उसे नीचे उतार। काफी मना करने के बाद में भी फ्लैश उस बच्चे को जमीन पर नहीं उतारता, तो इस वजह से पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उल्लू कहकर गाली दे देता है। जब फ्लैश उसके मुंह से गाली सुनता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि एक पढ़ाकू और डफर लड़का मुझे कैसे कुछ कह सकता है, और वो उठकर अब पीटर को ही धोने लगता है। वो उसकी खूब पिटाई करता है। मगर तभी बीच में एक लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? लास्ट नाइट जो हमें असाइनमेंट मिला था मैंने अभी तक वो पूरा नहीं किया, क्या तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो? और इसी के साथ वो पीटर की जान बचा लेती है। क्लास में उन दोनों की मुलाकात होती है तो पीटर कहता है कि हाय माय नेम इज पीटर एंड थैंक्स कि तुमने मेरी जान बचाई। तब वहाँ पे वो लड़की कहती है मेरा नाम है ग्वेन स्टेसी और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। घर आने पर जब आंट में उसके चेहरे पर निशान देखती है तो वो पीटर से पूछती है कि आखिर तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो पीटर कहता है कि मैं बस सीढ़ियों से गिर गया, इसकी वजह से मेरे चेहरे पर लग गई। और तब अंकल बैनी समझ जाते हैं कि जरूर पीटर का किसी से झगड़ा हुआ है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम्हारा झगड़ा किसके साथ में हुआ? मगर तब पीटर उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। उनके घर का नल खराब हो चुका था, इसी वजह से पीटर और अंकल बैन नीचे बेसमेंट में उस नल को ठीक करने जाते हैं। और तभी वहां पर पीटर को अपने पिता यानी कि रिचर्ड पार्कर का एक बैग मिलता है और वो उसे ऊपर लाकर उस बैग को खोलकर देखने लगता है कि आखिर उसमें क्या क्या है। और तभी पीटर को उस बैग की सीक्रेट चेन में से कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिनके अंदर लिखा होता है डीके रेट एल्गोरिथम। अब इस बात को देखकर पीटर काफी शॉक हो जाता है कि कभी भी उसके पिता ने उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया। मगर तब वो उस एक्सपेरिमेंट को छिपा लेता है क्योंकि तब अंकल बैन वहां पर आ चुके होते हैं। तब वो उसे बताते हैं कि बड़ी उम्र के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी में भी चेंजेस आते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता अभी तुम्हारे साथ में नहीं है, मगर तुम सही हाथों में हो। उनके जाने के बाद अब पीटर को काफी क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस डॉक्यूमेंट के बारे में जितना ज्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन निकाले। और तब वो इंटरनेट पर उसी डॉक्यूमेंट के बारे में जब जानकारी निकाल रहा होता है तो उससे पता चलता है कि उसके पिता रिचर्ड पार्कर एक और अपने पार्टनर के साथ काम किया करते थे जिनका नाम था कर्ट कॉनर्स। ये दोनों ही जीव विज्ञान पर काम कर रहे थे जिसका काम था इंसानी एबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा देना ताकि उनकी शक्ति में इजाफा हो और साथ ही कभी कोई बीमारी उन्हें छू भी ना पाए। और इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ अब पीटर पहुंच जाता है ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन जहां पर कर्ट कॉनर्स काम किया करते थे। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो ग्वेन को भी देखता है। तब उसे पता चलता है कि ग्वेन यहाँ पर कर्ट कॉनर्स की असिस्टेंट है। और जब वो उसे वहां पर देखता है तो वहीं पर एक और इंसान जा रहा होता है जिसका नाम होता है रचित राथा। इन्हें हम इरफान खान के नाम से भी जानते हैं। और उनके हाथ में वही डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लिखा होता है डीके रेट एल्गोरिथम। तो वहां पर पीटर समझ जाता है कि जरूर इस डॉक्यूमेंट का मेरे पिता के डॉक्यूमेंट से कुछ ना कुछ तो वास्ता है। और वो उनका पीछा करते करते एक बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर पीटर को ऐसे कुछ थ्रेड्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जो भारी से भारी सामान को भी उठा सकते हैं, जिन्हें बना रही थी कुछ बायोमैकेनिकल स्पाइडर्स।
मगर गलती से वो एक स्पाइडर का वेब छू लेता है, जिससे कि सारी मकड़ियां वहां पर बेकाबू स्थिति में होकर अब उसी के ऊपर हमला कर देती है। मगर वो कैसे तैसे अपने आप के ऊपर से सारी मकड़ियों को हटाकर वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अब रचित पहुंचते हैं सीधा कर्ट कॉनर्स के पास में और उन्हें कहते हैं कि ऑसक्रॉप कॉर्पोरेशन, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की है, अब उन्हें वो फॉर्मूला चाहिए जिस पर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो कि जीव विज्ञान के अंदर एक काफ़ी अनोखा नमूना है। अगर आप उन्हें जल्दी नहीं तैयार करेंगे तो आपकी इस कंपनी को बंद करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब इस बात को सुनकर कर्ट कॉनर्स काफ़ी चिंतित भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अब पीटर और साथ ही स्टेसी मिलकर बात कर रहे होते हैं, मगर उन्हीं बातों के बीच में वहां पर वो बायोमैकेनिकल स्पाइडर आकर पीटर की गुद्दी पर काट खा जाती है, जिसकी वजह से अब पीटर के अंदर भी वही सारे चेंजेस आने लगते हैं जो कि एक स्पाइडरमैन में आने वाले होते हैं। जब वो अपने घर की ओर जा रहा होता है तो वो ट्रेन में सो रहा होता है और तभी वहां पर कुछ लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मगर अब तक पीटर के शरीर में काफी सारे चेंजेस आ चुके होते हैं, जैसे कि सुपर फास्टनेस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और साथ ही स्पाइडर सेंस। और उन्हीं की मदद से अब वो जो परेशान जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें वहीं पर धोने लगता है और फाइनली अब अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर आंट में उसे कहती है कि तुम मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम अभी किससे लड़कर आए हो। मगर तब पीटर उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। और जब वो अगले दिन उठता है तो उसके शरीर में काफ़ी सारे चेंजमेंट आ चुके होते हैं। वो जैसे किसी चीज़ को छूता है वो टूट जाती है, या फिर किसी को हाथ में लेता है तो वो सीधा उसके हाथ में आ जाती है और सारी चीज़ें ऐसे होने लगती है मानो जैसे कोई बहुत ही ताकतवर इंसान उन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहा हो। अब इन्हीं बातों को देखते हुए पीटर डीके रेट एल्गोरिथम पर अपनी रिसर्च और ज्यादा बढ़ा देता है और तब उसे पता चलता है कि इस पूरे सब्जेक्ट पर एक किताब भी लिखी गई है और वो किताब और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड यानी कि कर्ट कॉनर्स ने ही लिखी थी। और वो फाइनली अब कर्ट कॉनर्स के घर पर पहुंचता है, मगर तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेरा मिलने का टाइम सिर्फ ऑफिस में है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब पीटर कहता है कि मैं रिचर्ड पार्कर का बेटा हूँ। और जब कर्ट ये बात सुनता है तो वो उसे अपने घर में बुलाता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। तो पीटर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि एक जीव विज्ञान पर काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने शरीर के एबिलिटीज को बढ़ाकर सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। मैं इसी बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तब वहां पर कर्ट कॉनर्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हुआ करता था, मगर जब उनकी प्लेन हादसे में मौत हुई तो हम दोनों बिछड़ गए क्योंकि हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर अब वो मेरे साथ में नहीं है, इसलिए वो प्रोजेक्ट मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। तब वहां पर पीटर पूछता है कि आखिर उस प्रोजेक्ट में क्या कमियां थी। तब वहां पर कर्ट कॉनर्स बताते हैं कि एक ऐसा एल्गोरिथम था जिसके मदद से हम अपने उस पूरे प्रयोग को सफल बना सकते थे, मगर वो जिस दिन मुझे बताने वाले थे उसी दिन उनके प्लेन का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो आज तक एल्गोरिथम मेरे पास आ ही नहीं पाया। और वो विज्ञान का चमत्कार जो हम इस पूरी इंसानी जाति को दे सकते थे, अब वो मेरे पास में नहीं है। तब वहां पर पीटर कहता है कि क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। और तब वो एक पेपर पर वही एल्गोरिथम लिखकर कर्ट कॉनर्स को दे देता है जो कि उसके पिता ने अपनी रिसर्च में लिखा था। तो कर्ट कॉनर्स देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे निकाला। तब वहां पर पीटर कहता है कि बस मैंने आपकी कुछ किताबें पढ़ी और थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे भी था और इसी के साथ मैंने आपको ये एल्गोरिथम बनाकर दे दिया। इस बात को सुनकर कर्ट कॉनर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलना पसंद करोगे। और उसके जाने के बाद में वो अपने अपाहिज हाथ को देखने लगते हैं। वहीं अगले दिन जब पीटर अपने कॉलेज में पहुंचता है तो खेल के दौरान गलती से फ्लैश की बॉल अब पीटर के हाथ में आ जाती है। अब कभी एक समय था जब फ्लैश पीटर को परेशान किया करता था और अब उसका वक्त आ चुका था कि पीटर उसका बदला ले, और तब उसे बॉल देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें बॉल चाहिए तो मेरे पास खुद आकर दे लो। और इसके बाद में एक बहुत ही शानदार सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर पीटर उस बॉल के लिए फ्लैश को तड़पाने लगता है और फाइनली खुद ही उस बॉल को अब पूरी तरीके से डॉच करके उसके बकेट में डालने वाला होता है, मगर इस प्रक्रिया के अंदर वो काफी ज्यादा पावर लगा लेता है जिसकी वजह से वो पूरा बास्केटबॉल का जो एक टावर होता है वो टूट जाता है। अब इस बात से प्रिंसिपल उसे और उसके अंकल को कॉलेज में बुलाते हैं और काफी खरी खोटी सुनाते हैं कि आपके बेटे ने एक फ्लैश नाम के लड़के से लड़ाई भी लड़ी और साथ ही स्कूल की एसेट्स को तोड़ा भी। अब अंकल इस बात को सुनकर उस पर गुस्सा होते हैं और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। और वही ये सारी बातें खड़ी खड़ी ग्वेन स्टेसी भी देख रही थी और तब अंकल उसे देखकर पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तस्वीर तो पीटर के कंप्यूटर में है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर पीटर तुम्हें जानता है और तुमसे शायद कुछ कहना भी चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। और तब वो अपने अंकल से कहता है कि आप प्लीज यहाँ से जाइए और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए।
अंकल बैन के वहां से जाने के बाद में अब पीटर ग्वेन स्टेसी से बातें करने लगता है। वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। तो ग्वेन से पूछती है कि मेरी तस्वीर तुम्हारे पीसी पर क्या कर रही है। तो पीटर कहता है कि बस नहीं, मैं तो तुम्हारे ग्रुप की फोटो खींची थी और उसमें तुम भी थी, तो मुझे लगता है कि अंकल ने शायद वही तस्वीर देखी होगी। और फिर वो दोनों आपस में डेट करने के लिए एक दिन चूज करते हैं। और इसी बात से अब पीटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जो उसके पास में नई पावर्स होती है अब वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसके पास में एक स्केट बोर्ड भी होता है और वो अपने स्केट के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पहले थोड़ी ऊंचाई, फिर उससे ज्यादा ऊंचाई और फिर अब उससे भी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर कूद कूद कर प्रैक्टिस करने लगता है। उसके वेब शूटर्स उसके पास में अभी तक नहीं होते हैं, मगर वो कूद कर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में चिपकने की भी कोशिश करता है, जिससे कि पीटर को इस बात का पता लग सके कि उसके शरीर में भी कितनी एबिलिटीज आ चुकी है। वहीं अगले दिन अब पीटर सीधा पहुंच जाता है ऑसक्रॉप कॉर्पोरेशन में डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के पास में, और उसने जो एल्गोरिदम उन्हें बताया था अब उस एल्गोरिदम की मदद से वो कंप्यूटर साइंस के थ्रू उसे किस तरीके से उपयोग में लिया जाए ये दोनों ट्राई करते हैं। तो वो एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चूहे के ऊपर उस प्रयोग को करते हैं, जिसकी मदद से अब उन्हें पता लगने लगता है कि चूहे के शरीर में किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बार बार वो चूहा अपना शरीर बदल रहा था और फाइनली उसकी डेथ हो जाया करती थी। तो उन्हें लगता है कि शायद ये काम नहीं करेगा, मगर एकदम से उनका ये प्रयोग सफल हो ही जाता है। इसी बीच अंकल बैन काफी बार पीटर को कॉल कर चुके थे। उन्हें सिर्फ पीटर को ये बताना था कि आज मैं घर से बाहर हूं और आंट मेरे को घर पर ले आना, मगर तब पीटर उनका कॉल अटेंड नहीं करता है। और रात को जब वो घर जाता है तो दोनों घर पर उस पर गर्म होने लगते हैं, मगर तब आंट में उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम भूल गए, इंसान से ही गलतियां होती है। मगर अंकल बैन उस पर बहुत ज्यादा गर्म हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें एक काम दिया और तुमने एक काम भी ठीक से नहीं किया। आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? तुम कहाँ घूमते रहते हो? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तब वहां पर पीटर उनसे कहता है कि जिम्मेदारियां तो माता पिता की होती है, वो कहां पर है? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? और इस बात को सुनकर अब अंकल बैन भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही पीटर का दिमाग भी गर्म हो जाता है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो इतना गुस्सा हुआ होता है कि जब वो घर से बाहर निकल रहा होता है तो घर का दरवाजा भी टूट जाता है। इस बात को देखकर आंट में अब अंकल बैन से कहती है कि आपको पीटर को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये एज ही ऐसी है, अगर इस समय में उसके दिमाग में कुछ गलत आ गया तो वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचेगा। आप जाइए, उसे समझाइए। और तब अंकल बैन उसका पीछा करते हुए उसे समझाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, मगर तब ये सारी बातें पीटर देख रहा होता है। और जब अंकल बैन वहां से निकल जाते हैं तो पीटर एक स्टोर में जाकर वहां से एक ड्रिंक मांगता है, मगर तब उसके पास में सिर्फ 40 रुपए होते हैं। तो वहां का शॉपकीपर उसे ड्रिंक देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे। मगर तब पीटर कहता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं टेंशन में हूं, मुझे प्लीज इसकी जरूरत है, तुम मुझे दे दो। तो वहां पर शॉपकीपर कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। और तभी वहां पर पीछे से एक गुंडा वहां पर आ जाता है और उस शॉपकीपर की नजर बचाकर वहां से कुछ पैसे निकालकर भागने लगता है और साथ ही वो ड्रिंक भी पीटर को हाथ में दे देता है जिसकी उसे जरूरत थी। तब वहां पर शॉपकीपर उसका पीछा करने के लिए पीटर को कहता है और उसे कहता है कि तुमने पकड़ा क्यों नहीं, वो तो जस्ट अभी तुम्हारे सामने से गया। तब पीटर भी उसे सेम डायलॉग मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। और जब वो चोर वहां से भाग रहा होता है तो गलती से उसकी जेब से उसकी बंदूक गिर जाती है और जब अंकल बैन उसकी बंदूक देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई गुंडा है और कोई बुरा काम करने वाला है। तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी गलती से उस चोर की बंदूक चल जाती है जिसकी वजह से अंकल बैन की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जब ये सारा हादसा पीटर देख रहा होता है तो वो अपने आप को काफी कोसता है, काफी निराश होता है और वो इसका जिम्मेदार अब खुद को मानता है कि अगर मैंने आज अंकल बैन से गुस्सा होकर घर से ना निकला होता तो आज उनका ये हाल ना होता। वहीं अगले दिन अब पुलिस वाले आंट में को उस चोर की फोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या आप पहचानती हैं, क्या ये चोर वही है? मगर तब आंट में कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। मगर पीटर उसे जानता था कि उसके सुनहरे बाल थे और वो हर वक्त टोपी पहनता था और चोरों की तरह चोरी करने के लिए हर वक्त घूमता रहता था। तब पीटर ही डिसाइड करता है कि वो उस चोर को जरूर सबक सिखाएगा और वो रात को उन्हीं के एरिया में पहुंच जाता है। मगर जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी जगह तो कोई और ही चोर होता है और वो गलती से उससे हाथापाई कर बैठता है। अब इसी चक्कर में उस पर काफी सारे चोर उसका पीछा करने लग जाते हैं और गलती से वो एक खड्डे में गिर जाता है और वो जहां पर गिरता है वो होता है एक रिंग बैटल, जहां पर उसके सामने उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। ऊपर से वो सारे चोर चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और मैं तुम्हें कभी भी पकड़ सकता हूँ। मगर तब पीटर ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो खुले मुंह किसी पर भी वार नहीं करेगा, वो एक नकाब बनाएगा और इसी के साथ में अब वो अपने स्पाइडरमैन का नकाब और साथ ही अपनी पूरी पोशाक बनाने की ट्राई करता है।
और साथ ही साथ अब अपनी एबिलिटीज़ को भी ट्राई करने लगता है कि उसके अंदर कितनी पावर्स आ चुकी है, वो अपनी एबिलिटीज़ के साथ में और क्या क्या कर सकता है। वहीं टीवी पर एक न्यूज़ आने लगती है कि ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन के पास में एक ऐसे वेब शूटर्स हैं जिनकी मदद से वो भारी से भारी सामान को भी खींच सकते हैं। और इसी के साथ में अब स्पाइडरमैन अपने उन वेब शूटर्स को भी अपनी मदद के लिए तैयार कर लेता है। वहीं एक रात एक चोर गाड़ी को चुरा कर भागने लगता है और तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और वो उसे खूब मारता है, खूब सताता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरे अंकल बैन को क्यों मारा। मगर तब वो चेक करता है कि क्या उसके लेफ्ट हैंड में स्टार बना हुआ है, क्योंकि पुलिस वालों ने उससे कहा था कि जिसने तुम्हारे अंकल बैन को मारा उसके लेफ्ट हैंड में एक स्टार का टैटू बना हुआ था। मगर जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान तो वो नहीं है। और तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और जैसी पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसका डर पाकर अब स्पाइडरमैन वहां से भागकर सीधा घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्क्रॉप कॉरपोरेशन में अब रचित राठा सीधा पहुंचते हैं कर्ट कॉनर्स के पास में और उन्हें कहते हैं कि हमने आपको जो टाइम दिया था अब वो खत्म होने वाला है, आपके पास में सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है। अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को हमें नहीं दिया तो हम आपकी पूरी कंपनी को बंद कर देंगे। तब वहां पर कर्ट कॉनर्स कहते हैं कि ये दवाई पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर ही हुआ है, जैसे कि चूहे और कुछ कीड़े। इस दवाई का प्रयोग किसी भी इंसान पर नहीं हुआ है क्योंकि हम किसी इंसान की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तब वहां पर रचित राठा उससे कहता है कि इसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा। अब चाहे आप किसी सरकारी अस्पताल से मरीज को पकड़ कर लाएं या फिर किसी रोड से पकड़ कर लाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस आपसे वो एक्सपेरिमेंट चाहते हैं और आपके पास में सुबह तक का टाइम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल आपकी कंपनी में ताले लग जाएंगे। अब इस बात को रात भर कर्ट कॉनर सोचते रहते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें, और फाइनली अब वो उस एक्सपेरिमेंट को अपने ही ऊपर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब अगली सुबह वो उठते हैं तो उनके पास में एक नया हाथ होता है जो कि जेली की तरह लचीला होता है। और तब वो रचित राठा को कॉल करके ये बताने लगते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है। वो अब इंसानी विकृति को दूर करने में कामयाब हो गए और वो एक टैक्सी में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। मगर तब उनके शरीर पर एक्चुअली उस दवाई का उल्टा ही प्रयोग हो चुका होता है और वो अब पूरी तरीके से एक बड़े से लेजार्ड में बदलने वाले होते हैं। और जब वो वहां पर रचित राठा का पीछा कर रहे होते हैं तब वहां पर उन्हें बचाने के लिए अब स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है। मगर तब तक वो लेजर्ड इस पूरे शहर में काफी ज्यादा तबाही मचा चुका था और काफी ज्यादा गाड़ियां अब पानी में गिरने वाली थी। और तभी वहां पर स्पाइडरमैन उसे छोड़कर वहां पर शहर के बच्चों को बचाने लगता है। वो जो दवाई कर्ट कॉनर्स ने बनाई थी अब थोड़ी देर बाद में उसका असर भी खत्म हो चुका होता है और इसी के साथ अब वो एक सीवर में पहुंच जाता है। तब वो ये सोचता है कि मुझे ऑस्क्रॉप को बंद करके अपनी ये पूरी एक्सपेरिमेंट वहीं नाले में शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इस बात को अगले दिन अब पुलिस वाले यानी कि जॉर्ज स्टेसी भी अब पूरे शहर में बता देते हैं कि स्पाइडरमैन नाम का एक कीड़ा इस पूरे शहर में घूम रहा है जो कि हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए अब उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। वहीं अगले दिन अब पीटर जाकर डॉक्टर कर्ट कॉनर से मिलता है और उन्हें कहता है कि अगर किसी इंसान पर उसकी शक्तियां भारी न लगे या फिर ऐसा हो कि जो प्रयोग आप कर रहे हैं अगर वो इंसान को उसकी हद तक पहुंचा दे तो उसे किस तरीके से रोका जा सके। तब वहां पर कर्ट कॉनर्स कहता है कि ये तो उसे पकड़ कर ही पता चलेगा। खैर मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है और ये दुनिया जल्दी बदलने वाली है। ये बात पहले तो पीटर को समझ में नहीं आती और वो भी वहां से जाने लगता है, मगर तभी उसकी नजर उनके उन चूहों पर पड़ती है जिन पर वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और तब पीटर समझ जाता है कि वो छिपकली और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर कर्ट कॉनर्स थे। अब वो इस बात को बताने के लिए सीधा पुलिस के पास पहुंचता है यानी कि जॉर्ज स्टेसी के पास में और उन्हें बताता है कि कल शहर में जो बड़ी सी छिपकली घूम रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन के डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ही हैं। आपको उन्हें पकड़ना पड़ेगा, अगर आपने उन्हें नहीं पकड़ा तो वो जल्दी पूरे शहर के अंदर तबाही मचा देंगे। मगर तब उसकी बातों को सुनकर वो उसे भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो और तुम्हें किसी बात की नॉलेज नहीं है। आखिर कोई इंसान एक बड़ी छिपकली में कैसे बदल सकता है, और वो उसकी बिना कोई बात सुने उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरी ओर अब नाले के अंदर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अपने उस दवाई पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका एक बहुत ही बड़ा हैवी डोज अब अपने शरीर पर लगा लेते हैं। अब इस बात को पीटर जानता था कि डॉक्टर कर्ट कॉनर किसी नाले में जाकर सहारा लेंगे तो वो उस नाले में पहुंचकर अपने कैमरे को वहां पर लगा देते हैं ताकि वो उनकी कुछ तस्वीरें ले पाए जिससे कि उसे रिसर्च में हेल्प मिले। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है वो बड़ा सा लेजर्ड और फिर शुरू होती है स्पाइडरमैन और उस बड़े से लेजर्ड के बीच में फाइट।
अब क्योंकि लिजर्ड साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और उसके पास में ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी थी, इसी वजह से स्पाइडरमैन उसका सामना नहीं कर पाता और उसे वहां से जाना पड़ता है। मगर उसी बीच अब डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को पीटर पार्कर का वो कैमरा भी मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि दिस कैमरा इज फॉर पीटर पार्कर। तब उसे पता चल जाता है कि ये स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है और अब वो उसे पकड़ने के लिए अगले दिन उसी कॉलेज में पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर पाकर सारे बच्चे वहां से भागने लगते हैं और जब पीटर उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे मेरी शख्सियत के बारे में पता चल गया है और तब वो उसका सामना करने की कोशिश करता है। पहले तो लिजर्ड उसे खूब धोता है, खूब पीटता है, मगर जब स्पाइडरमैन को मौका मिलता है अपने सूट को पहनने का तब वो उसे पहनकर अपनी पूरी शक्ति के साथ में अब द लिजर्ड का सामना करने लगता है। उसे अपने वेब शूटर्स के साथ में पूरी तरीके से जकड़ देता है मगर उसकी ताकत के आगे उसके वेब शूटर्स नहीं चल पाते और वो अगेन उसे खूब मारने लगता है, खूब पीटने लगता है। और एक मोमेंट पर तो हमें स्टैनली का कैमियो भी दिखाया जाता है जो कि वहां पर कॉलेज के एक लाइब्रेरियन होते हैं और वहीं पर स्पाइडरमैन और साथ ही लिजर्ड के बीच में फाइट होने लगती है। मगर मौका पाकर वहां से स्पाइडरमैन उसी नाले में पहुंच जाता है जहां पर वो कभी रिसर्च किया करते थे और तभी स्पाइडरमैन को ये पता लगता है कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अब एक ऐसी दवाई पर काम कर रहे हैं जिससे कि पूरा शहर अब उस लिजर्ड के रूप में बन जाएगा, यानी कि अब हर कोई अपना इंसानी शरीर छोड़कर एक बड़े से भद्दे छिपकली के रूप में बदल जाएगा। और तब वो सीधा कांटेक्ट करता है ग्वेन को और उसे बताता है कि कर्ट कॉर्नर जिस ऑफिस में काम किया करते थे वहां पर एक एंटीडोट भी है और मैं चाहता हूं कि तुम उस एंटीडोट को लेकर सीधा ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन की छत पर पहुंचो क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर द लिजर्ड पहुंचने वाला है और उसके पास में एक ऐसी दवाई है जिसकी मदद से अब वो हर किसी को पूरे शहर में अपने जैसा बना देगा। इस बात को सुनकर अब ग्वेन सीधा पहुंचती है ऑफिस में और वहां से उस एंटीडोट को निकालने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर अब स्पाइडरमैन नाले से बाहर निकलकर ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन पहुंचने की कोशिश करता है मगर तभी वहां पर काफी सारे पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं क्योंकि पुलिस वालों को आदेश मिला था कि उन्हें स्पाइडरमैन को गिरफ्तार करना है क्योंकि वो शहर में तबाही मचा रहा है। मगर तब फाइनली स्पाइडरमैन को अपनी शख्सियत रिवील करनी पड़ती है और वो जॉर्ज स्टेसी को बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि आपकी ही बेटी का फ्रेंड हूँ, आपकी बेटी ग्वेन स्टेसी जो कि कर्ट कॉनर्स की एक असिस्टेंट है। मुझे पता चला है कि कर्ट कॉनर्स ही वो बहुत बड़ी छिपकली है जो कि इस पूरे शहर पर एक बहुत ही बड़े केमिकल के साथ में अटैक करने वाला है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और तब वहां पर जॉर्ज उसे छोड़ देता है मगर तब वहां पर गलती से एक पुलिस वाला स्पाइडरमैन के पैर पर गोली चला देता है और तब वहां से स्पाइडरमैन जब भागने की कोशिश कर रहा तो उसे काफी दर्द हो रहा होता है। इस बात को अब पूरी न्यूज रिपोर्टर भी टीम कैच कर रही होती है कि किस प्रकार स्पाइडरमैन उस बड़े सी छिपकली के साथ में लड़ने के लिए ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन जा रहा है मगर इतनी सारी बिल्डिंगें बीच में होने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है। और तब वहां पर वो इंसान बीच में आता है जहां पर स्पाइडरमैन ने उसके बेटे की मदद करी थी। एक समय था जब उसका बेटा मरने वाला था लेकिन स्पाइडरमैन ने उसके बेटे की जान बचाई थी। इसी बात से अब वो अपने सारे वर्कर्स को कह देता है कि इस पूरे शहर की क्रेन्स बिल्कुल सिमेट्री में 90 डिग्री में कर दो जिससे कि स्पाइडरमैन को वहां तक पहुंचने का मौका मिल सके। और अब पूरे शहर के क्रेन वाले अपनी सभी क्रेन्स को 90 डिग्री पर कर देते हैं जिससे कि स्पाइडरमैन अब झूलते झूलते सीधा ऑस्क्रॉप कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाता है और अगेन वहां पर अब द लिजर्ड और स्पाइडरमैन के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। सीरियसली गाइज, इस मूवी की सीजीआई पुरानी वाली स्पाइडरमैन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया थे मगर तब भी स्पाइडरमैन उससे नहीं जीत पाता क्योंकि उसमें इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं होती है। और तब वहां पर लिजर्ड उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अरे रे रे मेरा बच्चा है स्पाइडरमैन, आज तक तेरे पास में कुछ भी नहीं था, ना तेरी मॉम, ना तेरे डैड और ना ही तेरे अंकल। मगर तभी वहां पर पीछे से पहुंच जाते हैं जॉर्ज स्टेसी और उसे गोली मारते और उसे कहते हैं कि उसके अंकल आज भी उसके साथ हैं। और तब वो पीटर के साथ में टीम अप करके उसे कहते हैं कि इसे मैं देखता हूं और तुम जाकर उस पूरी मशीन को रोको। और तब वहां से पीटर ग्वेन स्टेसी द्वारा दिए गए केमिकल को गनाली लॉन्चर में फिट करने की कोशिश करता है मगर तब भी वहां पर द लिजर्ड पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वहां पर सिर्फ 5 सेकंड होते हैं मगर फिर भी कैसे तैसे करके फाइनली स्पाइडरमैन गनाली लॉन्चर के अंदर उस एंटीडोट को फिट कर ही देता है जिसकी मदद से जब वो लॉन्च होता है तो वहां पर वैनम नहीं बल्कि उस एंटीडोट का असर अब पूरे शहर पर होने लगता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल अब पूरे आसमान में क्लाउड बनकर फैलने लगते हैं और वही पार्टिकल्स अब लग जाते हैं उस लिजर्ड के शरीर पर भी। मगर क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन ने पूरी जगह को बर्फ बना दिया था इसी वजह से अब वो टावर भी टूटने लगता है और स्पाइडरमैन उससे नीचे गिरने लगता है मगर तभी उसे बचा लेता है द लिजर्ड और उसे कहता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे तुम्हें बचाना ही था क्योंकि इस वक्त तक उस पर उस दवाई का असर खत्म हो चुका था, वो अपने इंसानी रूप में धीरे धीरे आने लगा था। और तब उसे याद आता है कि जब वो लिजर्ड बना था तो उसने जॉर्ज स्टेसी
स्टेसी को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था अपने लंबे लंबे नाखूनों से। और जब तक पीटर वहाँ पर पहुँचता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब स्टेसी धीरे धीरे मरने लगे थे और अब फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। इसी के साथ अब अगले दिन उनका फ्यूनरल होता है, जहाँ पर ग्वेन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो पीटर का इंतज़ार करने लगती है, मगर तब पीटर वहाँ पर नहीं आता। तो वो सीधा शाम को पीटर के घर पहुँचती है और उससे कहती है कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए? हर कोई वहाँ पर मौजूद था, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, मगर तुम ही वहाँ पर नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ में ना रहूं? और या फिर तुमने मुझे बचाने के लिए मेरी शख्सियत को छिपाने की कोशिश करी ताकि मुझ पर कोई हमला ना हो? मगर तब पीटर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने घर में वापस चला जाता है। मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद में पीटर को रियलाइज होता है कि वो ग्वेन से दूर नहीं रह सकता, और तब वो ग्वेन को कहता है कि वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। और फिर अगेन स्पाइडरमैन तैयार हो जाता है इस पूरी शहर की रक्षा के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर हमें इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर अब डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को जेल में बंदी बना लिया जाता है। तभी वहां पर एक इंसान आता है और वो उससे पूछता है कि क्या पीटर को अपने पिता रिचर्ड पार्कर के बारे में पता है कि उनकी मौत कैसे हुई? तो वहां पर कर्ट उससे कहता है कि नहीं, पीटर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये सुनकर वो इंसान वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखनी है तो उसके सीरीज का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का ऑलरेडी मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाल दिया है, जिसका नाम है वेब सीरीज एक्सप्लेनर। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर वो दोनों एपिसोड्स देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे पास में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं बच पाता है, क्योंकि चैनल ज़्यादा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे भी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि जो नए सब्सक्राइबर हैं उनकी हेल्प कीजिए। उन्हें ये बताइए कि अगर जो मूवी सितंबर या नवंबर या फिर अगले साल रिलीज़ होने वाली है तो उन्हें बताइए कि ये अभी नहीं आई है। अब मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि वैनम का पार्ट 2 लेके आओ, द कार्नेज बनी नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे कहते हैं अवतार 2 लेकर आओ, वो बनी नहीं है, क्या मैं खुद डायरेक्ट करूँगा? सो प्लीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि नए सब्सक्राइबर की हेल्प कीजिए, उन्हें बताइए कि ये मूवी अगले साल नवंबर में, दिसंबर में या फिर 2022 में रिलीज़ होगी, ताकि उनको भी इस बात का पता लग सके कि जो मूवी आई नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा। एंड अगेन गाइज, जाते जाते थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।